नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामोदर रमेश और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर। दोस्तों, हम इससे पहले की वीडियो में हमने औसत के कुछ सवालों को देखा था और अब हम उससे आगे जो सवाल हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले 7 सवालों को हल कर लिया था और वो किस तरह से हल होंगे वो हमने देख लिया था। तो अब हम अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या है, देखो दोस्तों, सवाल में कुछ ऐसा हुआ कि जब औसत के प्रश्न में प्रत्येक संख्या में जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिए कहा जाए और फिर नया औसत पूछा जाए तो उसे सीधे औसत पर लागू कर देते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि कुछ संख्याएं दी जाएंगी, जैसे हम क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 संख्याओं का औसत 15 है व प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों, ये हमारा सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस औसत ऐसे सवालों के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ये तरीका है कि क्या है कि अगर औसत के सवालों में प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने के लिए, घटाने के लिए या गुणा करने के लिए कहा जाए तो हम उसको सीधे सीधे औसत पर लागू कर देते हैं। जैसे देखिए कैसे देखते हैं। 10 हम यहाँ पे लिखेंगे 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का हमारा औसत है 15। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा करने पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, उसको प्रत्येक संख्या में गुणा करने के लिए कह रहा है तो हम उसको सीधे सीधे औसत पर लागू कर देंगे। यानी कि जो औसत है उसमें ही हम 3 का गुणा कर देंगे। तो प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा करने पर 15 गुणा 3 करेंगे तो हमारा जो औसत आ जाएगा वो नया औसत होगा 45। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के सवाल में दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें जो औसत है उसमें जो दे रखा है वही हमें आगे कर देना है। जैसे मैं इसी सवाल के ऊपर एक दूसरा सवाल देखता हूं कि अगर 10 संख्याओं का औसत माना हम 15 ही पर ले लेते हैं, 15 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के लिए कहा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के लिए हमारा जो पुराना औसत था वो 15 था, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो नया औसत हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर 17। ठीक उसी प्रकार इसी सवाल पर अगर मैं ये कह देता हूं कि प्रत्येक संख्या में अगर 3 घटाया जाए तो हमारा नया औसत क्या होगा। तो हमारा जो पुराना औसत है वो 15 होगा और घटाने पर 3, प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया है, सीधी सीधी हम औसत में से घटा देंगे, 15 - 3 बराबर 12। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए, कुछ घटाने के लिए कहा जाए और कुछ गुणा करने के लिए कहा जाए, संख्या हमेशा समान रहेंगी और उनमें अगर औसत पूछा जाए तो उसको सीधा औसत पर लागू कर देते हैं। औसत अगर गुणा करने के लिए कहा गया तो सीधे सीधे औसत से गुणा कर देंगे और जोड़ने के लिए कहा गया तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहा गया तो घटा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 80 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं उसमें दे देते हैं 100 तक की, 1000 तक की या 250 तक की, 350 तक की, इन संख्याओं को दे देते हैं और इन तक का औसत क्या होगा। तो अगर हम एक एक करके जाएं, अगर ऐसे करें 80 तक जाएं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस करके 80, तो इस तरह से हमें बहुत समय लगेगा। तो इनके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है n+1/n2, यानी कि जो संख्याएं हैं उनमें 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़कर उसका 2 का भाग दे देंगे, हमारे पास सामने औसत आ जाएगा। यहाँ पे दे रखी है n का जो मान है वो है 80। 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का मान पूछ रहा है तो n का मान हो गया 80। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा जो फॉर्मूला है n+1/2, तो 80 + 1/2 बराबर आ जाएगा 40.5। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, औसत होगा। अगर किसी भी
संख्या कोई दे दी संख्या, उसमें कहेंगे इतने तक की प्राकृतिक संख्याओं का, ये ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें 1 से स्टार्ट होंगी और आगे कहीं भी कितनी भी अनंत तक दे देगा तो भी यही सूत्र लगेगा n+1/2। जो भी जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग दे दो, हमारा औसत आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों हम अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा सवाल है कि 120 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कभी कभी सवाल में दे देता है कि 120 तक की 130 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो प्रथम n सम संख्याएं उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कितनी कुछ भी नहीं करना इसमें। जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं प्रथम, उनमें उन संख्याओं में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। देखते हैं सवाल को। पहला सवाल है 120 तक की सम संख्याओं का। हमें बस इस तरह के 2 तरह के सवाल हैं। पहले सवाल देखते हैं 120 तक की संख्याओं का। हमें यहाँ पर n की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे n 120 + 1 कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है 120 तक की सम संख्याएं, अर्थात यानी कि 1 से लेकर 2, 3, 4 और डॉट 120 तक की जितनी तक जो सम संख्या आती हैं वो उनका औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो n आएगा वो आ जाएगा 120/2, तो n आएगा 60। तो हमारा जो औसत होगा दोस्तों वो 60 + 1 = 61। 61 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल में हमें ये देखना है तक की, अगर दे देता है उसमें कि 120 तक की, 130 तक की, 110 तक की, तो हमें क्या करना है, जो अगर तक की दे रहा है तो उसमें 2 का भाग दे देंगे और हमारे पास सम संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। ठीक उसी तरह का एक सवाल है, प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें सीधा सीधा दे दिया उसने प्रथम 45 सम संख्याएं, अर्थात हमें इसमें n की निकालने की आवश्यकता नहीं है। n हमारे पास है, n हो जाएगा हमारा 45 और जो औसत हो जाएगा हमारा दोस्तों 45 + 1 = 40। यही हमारा क्या होगा दोस्तों। ये इस तरह 2 सवाल है। अगर ये ध्यान रखना है तक की पूछता है तो हमें n निकालने के लिए जो जितनी भी संख्या दी गई हैं उसमें हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। और अगर प्रथम क्या देता है, प्रथम 45, प्रथम 50, प्रथम 60, प्रथम 1000, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, n हमारे पास होगा और जितनी भी दे रखी है उसमें 1 जोड़ देंगे, हमारे पास नया जो औसत होगा वो आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इससे जो पहले सवाल था उसमें सम संख्याओं का औसत पूछा गया था और इस सवाल में हमसे विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों 100 तक की विषम संख्याओं का, अगर विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो सीधा सीधा वो n ही होगा, अर्थात जितनी संख्याएं दे रखी हैं वो वही उसका औसत होगा विषम संख्याओं का। हमें लेकिन यहाँ पे दे रखा, इस सवाल में यहाँ दे रखा है 100 तक की। 100 तक की का मतलब है जो 1 से लेकर और 100 के बीच में जो विषम संख्या आएंगी उनका औसत कितना होगा। तो हम दोस्तों जानते हैं विषम संख्याएं जो होती हैं 1 से लेकर 100 तक वो आधी होती हैं, यानी कि 1 को छोड़कर 1 आती है। तो हमारे पास जो 1 से 100 तक की जो विषम संख्या हो जाएंगी वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी दोस्तों, हम वही तरह अपनाएंगे 100/2/2, यानी कि 50 हमारे पास n आ जाएगा और जो औसत होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो भी बराबर n ही होगा। तो हमारा औसत कितना होगा दोस्तों, 50 ही होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उस सवाल में ये कहा जाए कि 100 तक की विषम संख्याओं का, 120 तक की विषम संख्याओं का, 220 तक की विषम संख्याओं का या 200 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमें क्या करना है, अगर तक की क्वेश्चन आ रहा है तो हमें सबसे पहले उसमें 2 का भाग देना है, यानी कि उसमें से आधी करनी, विषम संख्या जो हो जाएंगी हमारी आधी हो जाएंगी। उसके बाद उसमें जो n आएगा वही हमारा औसत होगा। दूसरा सवाल अगर ये सीधा सीधे देता है, बहुत ही सिंपल सवाल होगा कि प्रथम, जैसे इस सवाल में दिया गया है प्रथम 65 यानी कि 65 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमें दोस्तों क्या करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा औसत निकाल देना है। औसत होगा n और n बराबर कितना है दोस्तों, 65। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अगर विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो सीधा सीधा n ही होगा, चाहे वो कितनी भी संख्याओं का पूछ ले। प्रथम 1 लाख संख्याओं का अगर औसत पूछता है, प्रथम 1 लाख विषम संख्याओं का औसत, तो हमारा 1 लाख ही होगा।
ठीक दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा 50 तक के वर्गों का औसत, यानी कि स्क्वायर्स का औसत अगर पूछता है तो हम उसको हल कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसको हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2n+1 ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और हमारा जितने भी वर्ग तक का वर्ग पूछा गया है, कितने भी वर्ग हों, चाहे 1 से 50 तक के हों या 1 से 100 तक के हों या 1 से 200 तक के हों या 1 से लाख तक के हों, हम आराम से उन वर्गों का औसत निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है हमें n जो है इसमें सीधा सीधा है 50 तक के वर्गों का औसत पूछा है, या प्रथम 50 या 50 तक के बाद एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटू 50+1 कोष्टक बंद, 50+1 कोष्टक अपॉन 6। तो दोस्तों ये आ जाएगा, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक 101 गुणा 51/6, और इसके बाद हम अपना कैलकुलेशन कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? औसत आ जाएगा। इसका जो औसत आएगा 858.5। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, और कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा हमारा 858.5 आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें वर्गों का औसत पूछता है तो वर्गों का औसत के लिए हमें ये अप्लाई करना है 2n+1 और कितने भी तक वर्गों तक के वर्गों का आंसर अगर औसत पूछता है हम इजीली हम निकाल सकते हैं। नॉर्मली कैलकुलेशन है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, और कैलकुलेशन करके हम आराम से औसत निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम आइए अब आगे की सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा हम सवाल पढ़ेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों इसमें 5 संख्याएं दी गई हैं और औसत दिया गया है, और वो संख्याएं क्या हैं, क्या उनका योग है, ये हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि 5 क्रमागत संख्याएं, यानी कि जो संख्या आ रही हैं वो सभी क्रम से आ रही हैं और उनका जो औसत है वो 43 है। तो उसका सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए दोस्तों क्या करें कि अगर औसत के सवाल में क्रमागत, सम क्रमागत, विषम क्रमागत या गुणज आए, तो कोई भी औसत का सवाल है उसमें क्रमागत आता है, क्रमागत का मतलब लगातार है 1 2 3 4 5 6, या फिर बीच में से भी अगर आ जाता है, जैसे 11 है, 12 है, 13 है, या फिर हम कहें 52 है, 53, 55 ऐसे आ जाता है। तो या फिर सम क्रमागत, सम क्रमागत का मतलब है सम संख्या आएंगी वो भी क्रम से आएंगी, जैसे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सभी क्या है क्रम से आ रही हैं। या विषम क्रमागत है, 11 है, 13, 15, 17, 19, ये सभी विषम क्रमागत है। या फिर गुणज आए, गुणज दोस्तों जो काउंटिंग होती है या टेबल जो होती है उसको हम गुणज कहते हैं, या हम पाड़े जो होते हैं वो, जैसे अगर हम 2 के गुणज लेते हैं तो 2 के गुणज हमारे पास आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। अगर 3 के गुणज लेते हैं तो 3, 6, 9, 12, ये हमारे गुणज है। अगर ऐसे आए तो औसत हमेशा मध्य में होता है, या जो जितने भी दिए गए उनके अगर बीच का एक निकालें तो वो हमारा क्या होगा? औसत होगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्या दी गई हैं और औसत 43 दिया गया है। हम यानी कि लिख लेते हैं 43, यानी कि ये क्या है? उन संख्याओं का मध्य है, या हम ये माध्य है। अब 5 संख्याएं हैं, पहली संख्या ये हो गई, यानी कि ये एक औसत है। हम इसके अनुसार यदि औसत के प्रश्न में क्रमागत, सम क्रमागत, विषम क्रमागत या गुणज आए तो औसत सदैव मध्य में होता है। तो इस ऊपर के वाले बाकी की तरह की अनुसार हमारा ये औसत हो गया, मध्य में हो गया। अब क्रमागत संख्या हैं, ये मध्य में है तो 5 हैं, 2 आगे आएंगी और 2 पीछे आएंगी। क्रमागत हैं तो अगली जो संख्या होगी वो 44 होगी और इससे अगली संख्या 45। क्रमागत इससे अगर छोटी संख्या होगी तो 42 और वो दूसरी होगी 41। तो ये हमारी संख्या होंगी दोस्तों।
अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर ये पूछता है सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो हमारी 45 हो गई। सबसे छोटी अगर पूछता है तो दोस्तों हमारी कितनी हो गई, 41। अगर इससे भी आगे बढ़ जाता है, वो कहता है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो हम दोस्तों क्या कर देंगे, 45 प्लस 41। इससे भी अगर अभी कुछ अगर और भी घुमा देता है तो वो अंतर की पूछ देता है कि अंतर क्या होगा, तो हम दोस्तों क्या कर देंगे, 45 माइनस 41। या फिर उनका गुणनफल अगर पूछ लेता है, गुणनफल क्या होगा, तो हम दोस्तों सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अगर औसत के सवाल में क्रमागत आ रहा है, सम क्रमागत आ रहा है या विषम क्रमागत आ रहा है या फिर गुणज आ रहे हैं, तो उसमें औसत सदैव मध्य में होगा। और इस से संबंधित जो सवाल हैं वो इस तरह से पूछे जाएंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग या सबसे बड़ी छोटी संख्या का अंतर या गुणनफल पूछ सकता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों इसी से संबंधित एक दूसरा और सवाल और है, वो है कि 6 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है। 6 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे छोटी, बड़ी या ये कुछ भी देते, इससे हमें कोई ऐसा ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें बस ये चीज़ देखनी है, 6 विषम क्रमागत हैं, संख्याएं कैसी हैं, सम क्रमागत हैं, विषम क्रमागत हैं या क्रमागत हैं या गुणज हैं, और उनका औसत देखना है, उनका औसत कितना आ रहा है। दोस्तों इसमें 6 विषम क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और औसत हमारा 32 है, और हमें मालूम है कि सम क्रमागत, विषम क्रमागत, क्रमागत ऐसी संख्याओं में औसत सदैव मध्य में होता है। तो हमारा ये औसत आ गया 32, क्योंकि ये विषम नहीं है, ये 32 फिर भी 32 है और हमारी संख्याएं 6 विषम है। तो हमें इससे ये होता है कि 3 संख्याएं वो इधर होंगी और 3 संख्याएं वो इधर होंगी। 32 के बाद अगली जो विषम संख्या आती है, क्योंकि हमें विषम क्रमागत है तो हम 32 के बाद विषम संख्या देखते हैं, और 32 के बाद जो विषम संख्या आएगी हमारी वो आएगी 33। 33 के बाद अगली जो विषम संख्या आएगी वो 35 आएगी और अगली आएगी 37। उससे पहले हम अगर देखते हैं तो 31, 29, 27, 27, 29, 31, ये हमारा औसत हो जाएगा 30, 35, 37। जो ये 6 विषम संख्या हैं, क्रमागत हैं, अगर इनका जो औसत होगा वो 32 होगा। उसके बाद जो पूछ रहा है, अगर सबसे छोटी पूछता है दोस्तों 27 हो जाएगी, सबसे बड़ी पूछता है तो 37 हो जाएगी। अगर वो दोनों का योगफल पूछता है तो 27 प्लस 37 प्लस 27, और अंतर पूछता है तो 37 माइनस 27, और अगर दोस्तों गुणनफल पूछता है तो हम कर देंगे 27 गुणा 37। तो दोस्तों अगर जो संख्याएं हैं वो विषम क्रमागत या सम क्रमागत कोई भी हो, ये जो वैल्यू है ये सम है, तो हमें बीच में देखना है और उससे आगे बढ़ती हुई संख्याएं देखनी है। जो इस तरह का सवाल जैसे इसमें दिया, इससे पहले में जो वो थी विषम थी, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इसी से एक और सवाल है, क्योंकि हमने इसमें गुणज भी पढ़ा था, तो क्वेश्चन जो है अगला वो 4 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 के जो प्रथम गुणज होंगे वो क्या होंगे। तो 4 के जो प्रथम गुणज होंगे वो पहला तो 4 ही होगा, ये दोस्तों हमारे क्या होंगे, 4 के प्रथम 7 गुणज, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, यानी कि जो हम टेबल बोलते हैं या जो पाड़े बोलते हैं वही उसी संख्या के गुणज होते हैं। तो अब देखते हैं हम दोस्तों, इसमें ये 7 संख्या है और इसके अनुसार औसत हमारा हमेशा क्या होगा, मध्य में होगा। तो 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, तो दोस्तों हमारा औसत जो क्या होगा वो होगा हमारा औसत, तो दोस्तों 16 हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी में दूसरा सवाल दे देता है कि 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले हम 5 के 6 गुणज लिखेंगे, 5, 10, 15,
20, 25 व 30। ये हमारे 5 के प्रथम 6 गुणज होंगे। और हमने ये पढ़ा था कि गुणजों का जो औसत होता है सदैव मध्य में होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई मध्य नहीं है, क्योंकि ये सब ये 6 हैं, 3 एक तरफ जाएंगे, 3 एक तरफ जाएंगे, तो इसमें मध्य कैसे निकालना है? तो बीच के 2 मध्य लेने हैं। तो देखो इधर 2 गए, इधर से 2 हटाए, बीच के जो मध्य 2 हो गए वो हमारे 2 आ गए 15 + 20, और 15 + 20 का हमने टोटल करके और उसमें 2 का भाग दे देना है, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखना है हमें। तो यहाँ पर जो औसत, इनको हम टोटल करेंगे, 35 यानी 35 हो गया। 35 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारा जो औसत आ जाएगा 17.5। ये हमारा आंसर होगा। हमें ये ध्यान रखना है, अगर विषम में दिए गए हों तो अपने आप मध्य में हो ही जाएगा, लेकिन सम में दिए गए हों तो जो मध्य के हैं उनको उन 2 संख्याओं को लेकर उसमें 2 का भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी संबंधित एक और सवाल बनता है। वो सवाल क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है वो n है। यदि 2 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 2 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं तो कितने की वृद्धि होगी? अब दोस्तों यहाँ पे हम ये कहें कि इसमें कुछ संख्याएं बढ़ा दी जाएं तो कितने की वृद्धि होगी, औसत में वृद्धि नहीं की गई है। इससे पहले हमने वो औसत में वृद्धि की थी कि प्रत्येक संख्या में गुणा हो रहा था। यहाँ पे गुणा प्रत्येक संख्या में नहीं बढ़ रही है, सिर्फ 2 संख्याएं टोटल बढ़ाई हैं उसने। अगर मान के चलो पहले वो n थी तो अब जो संख्या हो जाएंगी वो n+2 हो जाएंगी, या पहले भी कोई x थी तो अब जो संख्याएं हो जाएंगी वो x+2 हो जाएंगी। इसमें संख्याओं को बढ़ाया गया है, औसत में या प्रत्येक संख्या में ना तो कोई कमी है। तो अब इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे? देखो इस सवाल को भी हम इसी थ्योरी से जोड़ते हैं, इसी जो वाक्य है ऊपर का कि औसत सदैव मध्य में होता है, इसी से जोड़ते हैं कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं औसत n है, तो हम मान लेंगे ये मध्य में हो गया, मध्य में हो गया। इससे आगे हम ये एक संख्या हो गई मध्य वाली, इससे आगे 2 संख्या जाएंगे तो एक हो जाएगी n+1 और दूसरी हो जाएगी n+2। इससे अगर हम पीछे आएंगे तो n-1 और n-2, ये हमारी 5 संख्याएं हो जाएंगी जिनका औसत क्या होगा दोस्तों? n होगा। अब आगे सवाल में क्या गया है? 2 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं, तो अगर हम 2 संख्याएं और बढ़ाते हैं तो n+3 और n+4, ये हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों? 2 संख्याएं और बढ़ जाएंगी। अब अगर वो औसत पूछता है तो देखो दोस्तों औसत जो होगा 3 इधर से जाएंगी, 3 इधर से जाएंगी, तो नया जो औसत होगा वो होगा, हम यहाँ पूछते हैं नया औसत। नया औसत क्या होगा दोस्तों? n+1। अगर सिर्फ नया औसत पूछता है तो नया औसत हमारा आ जाएगा n+1, लेकिन वो पूछ रहा है कि औसत में वृद्धि कितने की हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों औसत में वृद्धि। औसत में वृद्धि बराबर, पहले दोस्तों क्या था? n+1 था, और अब पहले n था और अब n+1 है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम? इसमें से हटा देंगे, यानी कि 1 की वृद्धि हुई। औसत में जो होगी कितने की दोस्तों? 1 की वृद्धि होगी। यही हमारा दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा। अगर सिर्फ इसमें औसत पूछता है तो हमारा n+ हो जाएगा 1, अगर लेकिन औसत में वृद्धि कितने की हुई, तो पहले n था, अब औसत n+1 हो गया, तो 1 की वृद्धि हुई दोस्तों। तो इससे जो ऐसे सवाल, इस तरीके से जो सवाल हैं वो सभी मैंने बता दिए हैं दोस्तों। अगर आपके लिए कोई सवाल बनता है आपका, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़कर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। आप इस वीडियो को देखें और अब आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है दामोदर रमेश और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर। और जाने से पहले मैं दोस्तों आपके लिए 2 सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल देखो क्या हैं दोस्तों। जो 2 सवाल हैं, वो पहला सवाल है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। और दूसरा सवाल है आपके लिए है, वो है 6 भाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 6 अभाज्य, प्रथम 6 भाज्य, आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे है
अब मैं आपको थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य के बारे में बता रहा हूँ, बाकी आपको सवाल को सेम करना है और आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। देखो दोस्तों, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, और एक होती है सम और विषम। सम और विषम आप सभी जानते होंगे। सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10 आगे जितनी भी हैं। और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे हम 1 है, 3, 5, 7, 9 आगे, ये आप जानते हैं। और भाज्य और अभाज्य संख्याओं को भी आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, ऐसी संख्या जिसमें किसी एक संख्या का भाग चला जाए, किसी भी एक संख्या का भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या होती है, और ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो वो अभाज्य संख्या होती है। मेरा कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, यानी कि ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए, एक बार तो विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या होती है, और ऐसी संख्या जो विभाजित ही नहीं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों अब भाज्य की बात करता हूं मैं, 4, 6, 8, 9, 10, 4, 6, 8, 9, 10। और अगर हम अभाज्य की बात करें, 2, 3, 5, 7, 11। तो अभाज्य संख्याएं दोस्तों 2, 3, 5, 7 आगे 11 और भी हैं आगे कई सारी। और भाज्य की देखो, इसमें मैंने एक काउंट नहीं किया, एक शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों एक आपको ये याद रखने वाली बात है, कभी कभी पूछ लेता है कि एक कैसी संख्या है और ग्रुप में कई सारे की सम है, सम विषम भाज्य भाज्य। एक अगर भाज्य और अभाज्य की बात करें तो एक तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, और 2 अभाज्य सम संख्या है, लेकिन 2 ऐसी पहली संख्या है 2 कि जो सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य है, क्योंकि ये विभाजित नहीं होती है किसी भी संख्या से। तो दोस्तों भाज्य और अभाज्य के बारे में मैंने बता दिया है। आपको एक सवाल है 2, एक 6 अभाज्य संख्याओं का और 6 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, या आप कोशिश करना कि आपको हो जाएंगे, बहुत ही ईजी सवाल हैं। और अगले सवालों के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैं हूं दामोदर अम्बेश और आप देख रहे थे लर्न विद दामोदर।